जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों मैं कहूंगा कि आपके झारखंड जेईटी का जो एग्जाम है आपके पास अब समय तो बचा नहीं है, मात्र 1 से 2 दिन बचे हुए हैं और इसी को आपको अच्छे से अगर पढ़ लेना है तो यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन इस बार हो जाए तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एनालाइज किए गए क्वेश्चन है जो आपके झारखंड जेईटी के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण के प्रति बिंबित स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और शिक्षण के प्रतिबिंबित स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। छात्र में समस्याओं को हल करने की आलोचनात्मक क्षमता का विकसित करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का उदाहरण है, तो याद रखेंगे यहाँ पे परियोजना विधि है। ऑप्शन सी सही जवाब है, परियोजना विधि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षण की क्लासरूम रणनीति की मुख्य विशेषता क्या है। तो याद रखेंगे शिक्षण की क्लासरूम रणनीति की मुख्य विशेषता क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। छात्र पर नई सामग्री पढ़ते हैं और कक्षा में उसका अभ्यास करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब शोधकर्ता किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए डेटा एकत्र करता है तो ये कौन सा यहाँ पे तर्क है। चलिए बताएंगे आप। तो जब शोधकर्ता किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए डेटा एकत्र करता है तो ये कौन सा यहाँ पे तर्क है, तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक शोध प्रबंधन में परिशिष्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखेंगे कि एक शोध प्रबंधन में परिशिष्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये किए जाते हैं ऐसी विस्तृत सामग्री देने के लिए जो मुख्य पाठ के प्रभाव में बाधा डाल सकती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्योत्तर अनुसंधान में शोधकर्ता किस पर नियंत्रित नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि कार्योत्तर अनुसंधान में शोधकर्ता किस पर नियंत्रित नहीं होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब स्वतंत्र चर पर हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, स्वतंत्र चर पर हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षण की टीम टीचिंग पद्धति का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो याद रखेंगे कि शिक्षण की टीम टीचिंग पद्धति का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो आप बताएंगे विभिन्न विषयों को विशेषता का सामूहिक लाभ उठाना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्यिक चोरी के संदर्भ में स्व साहित्यिक चोरी का क्या अर्थ है। तो साहित्यिक चोरी के संदर्भ में स्व साहित्यिक चोरी का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अपने ही पूर्व प्रकाशित कार्य का बिना संदर्भ के पुनः उपयोग करना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है कि गुणात्मक अनुसंधान में ट्राइगुलेशन का यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो गुणात्मक अनुसंधान में ट्राइएंगुलेशन का उद्देश्य क्या होगा, तो इनका उद्देश्य होता है निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मानक संदर्भित परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे कि मानक संदर्भित परीक्षण का मुख्य कार्य क्या होगा। तो इसका कार्य होता है छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों के प्रदर्शन के से करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रण समूह का क्या कार्य है। तो याद रखेंगे आपकी प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रण समूह का यहाँ पे क्या कार्य है। तो याद रख लीजिएगा, इसका उपयोग प्रयोगात्मक समूह के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शोध के वस्तुनिष्ठ होने का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो शोध के वस्तुनिष्ठ होने का क्या अर्थ हो जाएंगे। तो याद रखेंगे इसका अर्थ हो जाएंगे निष्कर्षों का व्यक्तिगत पूर्वग्रह से मुक्त होना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, यदि शोध में एक ही जनसंख्या से समय समय पर डेटा एकत्र किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे कि यदि शोध में एक ही जनसंख्या से समय समय पर डेटा एकत्र किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं यहाँ पे अनुदैर्ध्य अनुसंसाधन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रह प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रह का प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, शोध पत्रिकाओं की समीक्षा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि शोध में टाइप त्रुटि कब होती है। तो याद रखेंगे कि शोध में टाइप त्रुटि जो होती है, यह त्रुटि होती है जब एक सही नल परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है तब। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्यशाला और संगोष्ठी में मुख्य अंतर क्या है। चलिए बताइए आप। और आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप अभी तक तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले आप इस क्लास को देख सकें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कार्यशाला और संगोष्ठी में मुख्य अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, कार्यशाला व्यवहारिक कौशल और प्रशिक्षण पर केंद्रित होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक शोध प्रबंधन में अमूर्त का सही स्थान कहाँ है। तो एक शोध प्रबंधन में अमूर्त का सही स्थान कहाँ है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे प्रस्तावना से पहले और शीर्षक पृष्ठ के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो याद रखेंगे गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता जो होगा ये मानवीय अनुभवों और अर्थों की गहराई से व्याख्या करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है कि शोध पत्र लिखने समय APA और MLA किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रखेंगे ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसका। तो संदर्भ और शैली प्रारूप के करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, परिकल्पना के निर्माण का मुख्य लाभ क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो परिकल्पना के निर्माण का मुख्य लाभ क्या है। तो याद रखेंगे परिकल्पना के निर्माण का जो मुख्य लाभ हो जाएगा ये हो जाएंगे, यह शोध को एक दिशा और निश्चित दायरा प्रदान करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वैश्विक तापमान पर मुख्यतः जिम्मेदार किसे माना गया है। तो वैश्विक तापन का मुख्य जिम्मेदार किसे माना गया है। तो ये माने गए हैं आपके मानवीय गतिविधियों को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मानवीय गतिविधियों को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गद्यांश के अनुसार भविष्य के लिए कौन सी ऊर्जा स्रोत अनिवार्य है। तो गद्यांश के अनुसार भविष्य के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत अनिवार्य है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन, नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर और पवन हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पृथ्वी को रहने योग्य बनाने के लिए
लेखक ने क्या सुझाव दिया है? तो पृथ्वी को रहने योग्य बनाने के लिए लेखक ने क्या सुझाव दिया है? तो याद रखेंगे ये सुझाव दिए हैं सामूहिक प्रयास और ऊर्जा के नए स्रोत अपनाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्बन उत्सर्जन पर बढ़ने का परिणाम क्या हो रहा है। तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का परिणाम क्या हो रहा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, वैश्विक तापमान, यानी कि तापमान में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, प्रश्न क्या है कि सामूहिक शब्द का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो सामूहिक शब्द का अर्थ क्या हो जाएंगे? तो सामूहिक शब्द का जो अर्थ होता है ये सबके साथ मिलकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संचार का व्याख्यानात्मक मॉडल किस पर अधिक जोर देता है। तो संचार का व्याख्यानात्मक मॉडल किस पर अधिक जोर देता है? तो ये जोर देते हैं प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने और अर्थ निकालने पर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि सिंक्रोनस संचार का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो सिंक्रोनस संचार का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि इंटरकल्चरल संचार में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? तो यहाँ पे हो जाएंगे सांस्कृतिक मूल्य और भाषा में विभिन्नता। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हैप्टिक्स संचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो हैप्टिक्स संचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किए जाते हैं स्पर्श टच का। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कि एक कक्षा में एक शिक्षक का मौन किस प्रकार का संदेश दे सकता है? तो याद रखिएगा कक्षा में एक शिक्षक का मौन किस प्रकार का संदेश दे सकता है? तो ये दे सकते हैं आपके ध्यान आकर्षित करना या नाराजगी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एंट्रोपी शब्द का संचार में क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे आप। तो एंट्रोपी शब्द का संचार में क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएंगे संदेश में अव्यवस्था या शोर की मात्रा। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि फीडबैक जो है कब यह नकारात्मक माना जाता है? तो फीडबैक कब नकारात्मक माना जाता है? तो ये माने जाते हैं जब वह संदेश के उद्देश्यों को हर्षोत्साहित करते हैं, तब माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संचार में गेट कीपिंग की भूमिका सबसे अधिक कहाँ होती है? तो संचार में गेट कीपिंग की भूमिका सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये होते हैं आपके जन संचार जैसे समाचार पत्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अतुल्यकालिक संचार की विशेषता क्या है? तो अतुल्यकालिक संचार की विशेषता क्या होगा? तो इनका विशेषता होता है प्रेषक और प्राप्त करना अलग अलग समय पर संवाद करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पैरा लैंग्वेज में क्या यहाँ पे शामिल नहीं है? चलिए बताएंगे आप। तो पैरा लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है? तो बोले गए शब्दों का शाब्दिक अर्थ जो है ये पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बोले गए शब्दों का शाब्दिक अर्थ। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।